आपने जीपी रजिस्ट्रेशन कराया तो आप कंप्यूटर के डीलर हो, वेल एंड गुड। कल को मान लो टेंडर निकलता है गवर्नमेंट के किसी बड़े ऑफिस में, कंप्यूटर्स की जरूरत है, तो आप टेंडर डाल सकते हो उसमें। तो यहां से आपका लार्ज स्केल में जबरदस्त प्रॉफिट होगा। अब आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप इस टेंडर में कब भाग ले सकते हो, जब आपके पास कौन सा रजिस्ट्रेशन है, जेपी रजिस्ट्रेशन। तब आप इस स्कीम में, जैसे गवर्नमेंट को कुछ भी बेचना हो सामान, कूलर्स, एसी। अब भाई देखो कोई भी, जैसे अभी क्या वो बन रहा है, नया संसद बन रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से, उसकी कीमत है 10,000 करोड़। तो अंदर एसी लगेंगे, लगेंगे नहीं लगेंगे, पंखे लगेंगे, लाइट्स लगेंगी, तो किसी को तो टेंडर मिलेगा ना, तो जिसके पास जीपी रजिस्ट्रेशन है उसको मिलेगा ये टेंडर। समझ में आई मेरी बात? यस सर। यस सर। कि नहीं है? एक बार कोई टेंडर मिल गया सरकार का, इधर आपका पूरा का पूरा सामान बिक जाएगा। बेस्ट थिंग है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ सर। आपको क्लैरिटी आई कि नहीं है क्या हो रहा है? जीपी रजिस्ट्रेशन देने का फायदा समझ आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। आ गया? श्योर हो? हाँ। अब आप जीपी रजिस्ट्रेशन जैसे कराने जाओगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं? टोटल 7 डॉक्यूमेंट के नाम ध्यान रखना है। कितने? 7। सबसे पहला, अगर आपने उद्योग आधार दे दिया, जैसे उस दिन आपको शो किया था ना मैं उद्योग आधार, हाँ सर। ठीक है, आपके पास अगर उसका सर्टिफिकेट है तो आप वो साथ में रखो, उसको आप डिपॉजिट करो या जमा करो। दूसरा, आप अपने प्लांट एंड मशीनरी और रॉ मटेरियल का डिटेल बताओ, ठीक है, कि कब आपने परचेज किया था और क्या वो डेप्रिशिएट तो नहीं है, ठीक है, ये बताना पड़ेगा ना। ऑलरेडी बिजनेस एग्जिस्ट करता है तभी तो आपको जीपी रजिस्ट्रेशन मिलेगा। सही बात है गगन भाई? फर्स्ट क्या, यस सर। उद्योग आधार की कॉपी जमा करें, दूसरा अपने प्लांट एंड मशीनरी का डिटेल दिए, तीसरा आप अपनी परफॉर्मेंस स्टेटमेंट दो कि आप प्रॉफिट अर्न कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। देन आप जिस प्रीमाइसेस पे काम कर रहे हो वहां का ओनरशिप डॉक्यूमेंट जमा करो, रेंटेड है कि आपका खुद का है, ठीक है। देन एक डिक्लेरेशन आपको देना होगा कि आप जो प्रोप्राइटर हो या पार्टनर हो या डायरेक्टर हो, कहीं भी लार्ज स्केल यूनिट से लिंक नहीं कर रहे हो या जुड़ नहीं रहे हो। पूरा रिपीट करते हैं। आपको जीपी रजिस्ट्रेशन चाहिए, कुछ चीजें लगेंगी। सबसे पहला, फर्स्ट आपको उद्योग आधार की एक कॉपी रखनी पड़ेगी। दूसरा, प्लांट एंड मशीनरी का डिटेल देना होगा। तीसरा, परफॉर्मेंस स्टेटमेंट देनी होगी। परफॉर्मेंस स्टेटमेंट में आप क्या दे सकते हो, अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दे सकते हो, ठीक है। चौथा, ओनरशिप डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा, आपकी प्रीमाइसिस कहां पे है। पांचवा, डिक्लेरेशन देना होगा कि आप लार्ज स्केल में काम नहीं करते हो। छठवा डिक्लेरेशन बेसिकली ये होगा, याद करना, सातवां वाला पॉइंट, अपने रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स अभी कितने उसका डिटेल आप दोगे, ठीक है। फिर अगर आपने ISO 9000 रजिस्ट्रेशन करवाया है स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो उसकी एक कॉपी जमा करोगे। आप ये पॉइंट याद कर पाओगे कि नहीं, पहले टिक करके बताओ मेरे को, बताओ। सबसे पहले उद्योग आधार की कॉपी, प्लांट मशीनरी का डिटेल, परफॉर्मेंस स्टेटमेंट, ओनरशिप डॉक्यूमेंट, ठीक है, लार्ज स्केल यूनिट से नहीं जुड़े हो, रॉ मटेरियल के डिटेल और ISO 9000 की कॉपी। पढ़ के बताओ ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पॉइंट याद हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, बोलो। अभी आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए गवर्नमेंट प्रोग्राम में, तो ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करना। कौन सा वाला नहीं समझ आया, बोलो। सर आ गया। ये बनेगा आपसे? हाँ सर। बाकी लोग, खिलेंद्र, अमन, यस सर, बन जाएगा। बन जाएगा। टफ है क्या ये? क्या ये टफ है? क्लियर हुआ? नो सर। बाकी आपको और लगे पॉइंट तो आप ये सब इजी इजी वाले पॉइंट दे सकते हैं अपने ध्यान रखने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी, ठीक है, बैलेंस शीट P&L की कॉपी, पिछले 3 सालों के अकाउंट्स, ठीक है, आपको लगे तो ये पैन की कॉपी, ये इजी इजी पॉइंट है, आप सब भूल गए तो ये तो कम से कम ध्यान रहेगा ही रहेगा आपको। हो पाएगा? यस सर। अच्छा, तो ये थी कौन कौन से डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए जमा करने होते हैं। दूसरा, एक सवाल ये आता है कि जैसे आप जा रहे हो रजिस्ट्रेशन लेने, तो व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू हैव, आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या है, ये कैसे पता लगेगा?
आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या है? जैसे कि आप जानते हो कि अलग अलग तरह के फॉर्म ऑफ बिजनेस कौन कौन से होते हैं, बताओ बोलो, अलग अलग तरह के बिजनेसेस कौन से कर सकते हैं हम? Sole proprietorship in HUF, हाँ, company, firm, पार्टनरशिप कंपनी फर्म partnership. पार्टनरशिप। और कंपनी, है ना? तो जैसे हम्म। आपने ऊपर ये पॉइंट पढ़ा कि आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी प्रूव करना होगा कि आप कैसा फॉर्म ऑफ बिजनेस हो। तो अगर आप एक पार्टनरशिप कंसर्न हो, क्या हो, पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हो, तो आप एक पावर ऑफ अटर्नी बनाओ। पावर ऑफ अटर्नी मतलब होता है आपने एक पार्टनर को पावर दे दो कि रजिस्ट्रेशन का सारा मैटर वही निपटाएगा। एग्जाम्पल ए बी सी 3 पार्टनर है। अब क्योंकि ये पार्टनर है तो एक दूसरे के लिए वर्क करते हैं, तो एक के नाम आप रिटर्न अथॉरिटी दे दो कि पूरा रजिस्ट्रेशन का वर्क वही देखेगा। दूसरा, पार्टनरशिप डीड जमा करो, ठीक है। तीसरा, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से फॉर्म ए लेकर आओ जिसमें सारे पार्टनर्स का नाम दिख रहा होगा। आपके सिर के ऊपर से नहीं जानी चाहिए बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ। आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हो, ऊपर आपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब ये भी प्रूफ करो कि आपका बिजनेस कैसा है। तो अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप नेचर का है तो एक पावर ऑफ अटर्नी लगेगी जिसमें आप लिख कर दे रहे हो कि हमारे यहाँ का सारा काम एक ये पार्टनर देखता है। दूसरा, पार्टनरशिप डीड लगेगा। तीसरा, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से एक फॉर्म लाना पड़ेगा जिसमें वो सर्टिफाई या अटेस्ट करके देगा कि इस फर्म में ये लोग पार्टनर हैं। आप बताइए कितनी समझ में आई मेरी बात? आ गई सर। अच्छे से आई कि आधी अधूरी आई? तो आपसे एग्जाम में ना बेटा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इफ यू आर रनिंग अ पार्टनरशिप फर्म, व्हाट इज द प्रूफ फॉर गेटिंग जीपी रजिस्ट्रेशन? तो आपको बताना होगा ये 3 चीजें लगती है। क्लियर है? यस सर। अच्छा, वैसे ही सिमिलरली रोमन में 2, अगर आप कंपनी चला रहे हो, क्या चला रहे हो, कंपनी। आपके लिए क्या क्या लगेगा? तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तैयार रखना है क्योंकि यही एविडेंस है कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है। सही बात है। एमओए की एक कॉपी रखनी होगी, मेमोरेंडम आर्टिकल की कॉपी, कंपनी में कौन कौन डायरेक्टर है उनका एड्रेस, उनकी शेयर होल्डिंग, और एक बोर्ड रिजोल्यूशन लगेगा जिसमें ये रिजोल्यूशन पास किया गया, डिसीजन लिया गया है कि हम एप्लीकेशन डाल रहे हैं जीपी रजिस्ट्रेशन पाने के लिए। बताइए कितना क्लियर है? कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया फिर रिपीट करो। सर 4th पॉइंट। चौथा पॉइंट, बोर्ड रिजोल्यूशन का मतलब होता है बेसिकली बोर्ड मीटिंग होगी, डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, सारे डायरेक्टर्स यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पे वोटिंग होगी कि हमें जीपी रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। वोटिंग में मेजोरिटी ने बोला कि चलो हाँ कराना चाहिए, तो एक रिजोल्यूशन पास हो गया। क्या पास हो गया? रिजोल्यूशन हो गया, रिजोल्यूशन। मेजोरिटी से जो डिसीजन लिया जाता है। अब ये रिजोल्यूशन कहाँ पास हुआ है? बोर्ड मीटिंग में। तो इसमें मैं क्या बोलूंगा? बोर्ड रिजोल्यूशन। बोर्ड रिजोल्यूशन की कॉपी भी जमा करनी पड़ती है बराबर, डायरेक्टर से साइन करवा के कि भाई हम जीपी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। बताइए कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर, हो गया। कि मन में डाउट आया? ईमानदारी से सर आ गया। आ गया। अच्छा, तीसरी बात, मान लो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कौन सी सोसाइटी है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यहाँ पे ना अपन इसको अंडरलाइन कर देते, आप भी कर देना बुक में। देखो, एक तो पार्टनरशिप कंसर्न की बात हो गई, एक कंपनी की बात हो गई, और तीसरी किसकी बात हो रही है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। और अगर ये रजिस्ट्रेशन देने जा रही है तो इसको क्या क्या डिटेल जमा करने पड़ेंगे? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अपने सोसाइटीज के रूल्स एंड बाय लॉज, कौन कौन मेंबर्स है सोसाइटी में, ठीक है। देन एक सर्टिफिकेट देना होगा रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी से कि आपकी सोसाइटी जो है अभी भी फंक्शन कर रही है, वर्क कर रही है। देन बताना होगा शेयर कैपिटल कितना है आपकी सोसाइटी का, कितनी मूवेबल प्रॉपर्टी है, कितनी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। यहाँ पर भी रिजोल्यूशन लगेगा सोसाइटी के मेंबर से, रिजोल्यूशन और डिसीजन लगेगा कि वो अपना जीपी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। देखो, कभी भी याद रखना, ग्रुप होता है तो कोई भी फैसला जो होता है ना मेजोरिटी से दिया जाता है, उस फैसले को रिजोल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो भी रिजोल्यूशन पास करेगी कि वो जीपी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। आप बताओ आपको ये बात कितनी समझ में आई ईमानदारी से? आपको ये बात कितनी समझ आई ईमानदारी? सर पूरी। हाँ, एक बार आप ना शांत मन से देख लो। पार्टनरशिप के लिए क्या क्या जमा करना है देखो, पार्टनरशिप के लिए क्या क्या जमा करना है देखो, कंपनी के लिए क्या क्या जमा करना है देखो। जूम कर रहा हूं आपके लिए मैं, आप इसको ध्यान से देखो।
आप बोलोगे सर हो गया तो मैं हो आगे। गया सर। ये नीचे कोऑपरेटिव का देखो, इसके अपनी शीट में भी काट देना। बोलो हो गया सर। टफ तो नहीं लग रहा है बहुत ज्यादा? नहीं सर। नहीं लग रहा है। अच्छा अब आपका मान लो जीपी रजिस्ट्रेशन हो गया, कितने साल के लिए हुआ बताओ? 2 2 साल। अब 2 साल बीत गए, अब इसको रिन्यू कराने की बारी है, तो क्या करूं? तो ये डॉक्यूमेंट लगते हैं 5, याद रखो कोई भी इसमें पॉइंट। ओरिजिनल जीपी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, उद्योग आधार की कॉपी, यूएएम वर्ड लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है उद्योग आधार, ठीक है। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम मतलब सर्टिफिकेट, उद्योग आधार मेमोरेंडम, इसका एक कॉपी लगेगी। पिछले 2 सालों में आपको कितने गवर्नमेंट ऑर्डर मिले उसका डिटेल आप दो। अपने पिछले 3 सालों की बैलेंस शीट जमा करो, ठीक है। इसमें एक अनेक्जर जगह होता है जिसको अनेक्जर सी बोलते हैं, इसको एक सीए से सर्टिफाई कराओ। लिस्ट बताओ कितनी मशीन्स आपके यहाँ खरीदी गई, कितनी मशीन्स हटाई गई, ठीक है। ये 6 पॉइंट पढ़ के दो। कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया फिर बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। आप रिन्यू कराने जा रहे हो, 2 साल बीत गए, तो अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा करो। उद्योग आधार शुरू में भी जमा करे थे फ्रेश रजिस्ट्रेशन के टाइम, अभी भी जमा करो। कितने ऑर्डर पिछले 2 सालों में मुझे बताओ, क्योंकि जीपी रजिस्ट्रेशन इसीलिए तो लिए थे तुम। 3 साल की बैलेंस शीट जमा करो। सीए से एक एप्लीकेशन फॉर्म में साइन कराओ जो एनेक्सर सी में दिया है। लास्ट बताओ कितनी प्लांट एंड मशीनरी आपके यहाँ आई और कितनी हटी। इतना पढ़ के बता दो ये समझ आया कि नहीं आया। यस सर आ गया। टफ था क्या? बहुत ज्यादा है, टफ नहीं है। आपको उसको डेली पढ़ना पड़ेगा तभी ये प्रैक्टिस में रहेगा आपके। आ रही है? यस सर। कल पढ़े थे, ईमानदारी से बोलो। हाँ सर। गुड। तो ये आपको समझ आ गया होगा, मैं मान के चलता हूं। सिर्फ 5 पॉइंट करना बेटा, इसमें से 5 आप कोई भी याद कर दो बहुत है, ठीक है। ऐसे आपको कोई ना कोई सीरीज मांगता है ना कुछ, नंबर के हिसाब से बता रहा हूँ, ये आता है, इतना करना है अपने को, हो पाएगा। यस सर। ये एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन को एट लास्ट करेंगे, क्योंकि अभी करोगे तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। अब जीपी रजिस्ट्रेशन सीख गए ना, यस सर। सीख गए। अब हम लोग थोड़ा लेबर लॉ में बात आते हैं, लेबर लॉ के रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। आपको ये शब्द में पहले कभी बताया हो कि ईएसआई? हाँ सर। सर यस सर। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। कंपनसेशन होता है वो। कौन देता है, कौन सी बॉडी है यहाँ पे? सर ये इंश्योरेंस की जो जो इंश्योरेंस कंपनी देती है वो क्लेम देती है अगर कोई भी वर्कर्स को कुछ प्रॉब्लम होती है तो। ईएसआईसी मैंने बताया है कि आपको एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। हाँ यस सर। कुछ नियम बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, एक बार में दिमाग में बैठेगा। और अगर आपको पूछा इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो आप लिख पाओगे, प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ईएसआई का रजिस्ट्रेशन ध्यान रखो, उन एस्टेब्लिशमेंट को कराना है जहां 10 से ज्यादा वर्कर। कितने से ज्यादा वर्कर है? 10 से ज्यादा। 10 और मोर वर्कर, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर एलिजिबल एम्प्लॉय वो है जिनकी सैलरी अप टू 21,000 रुपए है। किनका कराना है ईएसआई रजिस्ट्रेशन अपने को? जिनकी सैलरी 21,000 है। तो सपोज करो अगर मैं एक कोचिंग चलाता हूँ, मेरी कोचिंग में अगर 12 फैकल्टी है, तो मेरे को ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन देना है कि नहीं देना है? हाँ सर। मेरे को ईएसआई, अब उसमें से 4 फैकल्टी की पेमेंट 90,000 रुपए महीना है, इनका देना है क्या? नहीं। इसका नहीं सर। बाकी बचे 8 है जिनका अभी पेमेंट 20,000 रुपए महीना है, इनका मैं क्या करवाऊंगा? ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन। हाँ ठीक। सर। कैसे होता है हमको ये पढ़ना है, कोई खास कोई रूल नहीं है। शुरू करें क्या सीधे? यस सर। ठीक, तो ये इंट्रो आपको लगे तो पढ़ लो, नहीं लगोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मुद्दे की बात जो इसमें पढ़ना है वो ये है कि ईएसआई रजिस्ट्रेशन का फायदा क्या है, ठीक। तो ईएसआई में अगर एक बार कोई एम्प्लॉय रजिस्टर्ड हो गया एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम में, तो उसको और उसके परिवार को मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है।
ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ उनको सर्जिकल और ऑब्स्टेट्रिक ट्रीटमेंट भी मिलता है, मतलब ये कि ऑपरेशन भी तो फ्री में हो जाता है। मेडिसिन की सप्लाई हो गई, कोई सुपर स्पेशलिटी कंसल्टेंट से एडवाइस लेनी है, ये सब भी ईएसआई के कार्ड से हो जाता है। ठीक है। सिकनेस बेनिफिट अलग से मिलते हैं, इसलिए एम्प्लॉइज को कहा जाता है कि वो ईएसआई स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। कितना क्लियर है मेरी बात? आपको मेरी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? ईमानदारी से बोलो, अगर मैं कहीं काम पे जा रहा हूँ या कहीं नौकरी पे लगा हूँ, मेरी सैलरी 21,000 रुपए से कम है, तो मेरे को ईएसआई कार्ड बनवा ही देना चाहिए। उससे क्या फायदा होगा? मैं या मेरे परिवार को अगर कोई भी बीमारी या कोई भी परेशानी या सिकनेस हुई तो मेरे को बहुत सस्ते रेट पे फ्री में सारा इलाज मिल जाएगा। बताओ कितना क्लियर है मेरी बात? सर क्लियर है। अच्छे से। अब आपको एक बात समझनी होगी कि मेरे को तो ईएसआई में रजिस्ट्रेशन तब मिलेगा जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन ईएसआई में रजिस्टर्ड होगी। सही बात है गलत बात है? तो रजिस्ट्रेशन तो दोनों को ही लगा कराना पड़ेगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर जब मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा तो मेरे नाम का ईएसआई रजिस्ट्रेशन होगा। सही बात है कि गलत बात है? आप बताओ, खुद सोचो ना। जैसे यार मैं एक स्कूल चला रहा हूं, वहां पे 13 टीचर्स हैं, ठीक। अब एक 14th नंबर का टीचर अमन आया, आते ही वो बोलता है कि सर मेरा ईएसआई रजिस्ट्रेशन कब कराओगे? तो अब स्कूल के ओनर को तो उसको जानकारी नहीं थी इस बात की, तो पहले रजिस्ट्रेशन किसका होगा? स्कूल का होगा। ऑर्गेनाइजेशन का, हाँ स्कूल का, ऑर्गेनाइजेशन का होगा, फिर एम्प्लॉइज का होगा। तो पूरे के फिर पूरे, एम्प्लॉइज का। और वहां के 14 टीचर का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो पहले क्या है, रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयर को करवाना पड़ेगा। किसको करवाना पड़ेगा? एम्प्लॉयर। ठीक है। क्या है इसका हिसाब किताब? ये एग्जाम में पूछता है, बताइए कैसे एम्प्लॉयर ईएसआई रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और ऐसे भी नहीं पूछेगा, पूछेगा कि वेदिका एक बिजनेस रन कर रही है जहाँ पे 15 वर्कर्स हैं, एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप एडवाइस करो क्या उसे ईएसआई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, अगर हाँ तो कैसे? तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। पहले कहा कहीं भी अगर 10 से ज्यादा एम्प्लॉई है तो ईएसआई रजिस्ट्रेशन लगता है। आप बताइए कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अच्छा, अब आगे समझो। आपको अगर ईएसआई रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसके लिए आपको एक एम्प्लॉयर रजिस्टर फॉर्म जो है वो सबमिट करना होगा, ठीक है, जिससे आपको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया जाएगा या कोड नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है, जो आपका ईएसआई कोड होगा। ये कब करना होगा? जब आपके यहाँ 10 वर्कर हुए उसके 15 दिन के अंदर ये काम करो। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपके यहाँ 10 से ज्यादा वर्कर हो गए, आपको ईएसआई में रजिस्ट्रेशन कराना है, तो जैसे ही 10 से ज्यादा वर्कर होते हैं उसके 15 दिन के अंदर एक एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो यहाँ ईएसआई के रीजनल ऑफिस पे जमा कराना होता है। तो आपको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया जाता है जो आपका ईएसआई नंबर होता है। आप बोलो ये बात समझ आई कि नहीं आई कि सिर के ऊपर से गई? रिपीट करूं क्या? मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, अभी 5 लोग थे, नॉट रिक्वायर्ड, ईएसआई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। 12 लोग हो गए, यस ईएसआई रजिस्ट्रेशन करवाना है मेरी ऑर्गेनाइजेशन को। कितने दिन के अंदर कराना है? 15 दिन। 15 दिन। इसके लिए कौन सा फॉर्म जमा करना है? तो एम्प्लॉयर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म। कौन से नंबर का फॉर्म है ये? फॉर्म 01। 1। ठीक है। अच्छा, ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कोड या आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा जो मेरा ईएसआई नंबर होगा। तो ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ईएसआई नंबर है, ये कोड किया जाएगा हर जगह। कितना क्लियर है? यस सर। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लगेंगे कि सबसे पहला आपका बिजनेस कहाँ स्टैब्लिश्ड है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, कब से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ, एविडेंस बताओ, ठीक है। तीसरा, उसमें पार्टनर कौन है, डायरेक्टर कौन है, स्टेक होल्डर कौन है, प्रूफ एड्रेस के साथ बताओ। अपना पैन की कॉपी लगेगी। किसके पैन की? बिजनेस के पैन की कॉपी। अगर कंपनी चला रहे हो तो कंपनी का पैन आता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चला रहे उनका पैन आता है, ठीक है। उसके बाद वोटर आईडी, पासपोर्ट लगेगा सारे डायरेक्टर लोग का या पार्टनर लोग का, और एम्प्लॉय की लिस्ट जमा करनी होगी। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो सिर के ऊपर से गया? ईमानदारी से बोलो, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मैं दोबारा बोल दूं? ये बताओ। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, समझ आ रहा है? पहले बताओ आपकी एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है। दूसरा, क्या सबूत है कि आपका प्रोडक्शन या बिजनेस चालू हुआ है। तीसरा, अपने पार्टनर्स का, डायरेक्टर्स का पूरा इंफॉर्मेशन उनके एड्रेस प्रूफ के साथ, ठीक है। उसके बाद अपने बिजनेस के पैन की कॉपी, सारे डायरेक्टरों का या पार्टनरों का आईडी प्रूफ चाहिए होगा, वोटर आईडी, पासपोर्ट जैसे, और एम्प्लॉइज की लिस्ट चाहिए होगी। बोलो कितना क्लियर है? क्लियर है सर।
इतना करने पर भाई आपका, आप जो बॉस हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ईएसआई में रजिस्टर्ड है। कितना क्लियर हो गई मेरी बात? आपको क्लियर है ना? हाँ या ना बोलो। हाँ सर। ठीक है, मन में कोई डाउट तो नहीं है इसको लेकर कि सर ये पॉइंट नहीं समझ आया, इसका एग्जाम्पल दे दो? ऐसा पूछना है तो आप मुझसे पूछो, आपको इसका किसी चीज का एग्जाम्पल चाहिए कि ये क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया सर। बाकी लोग को सब बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हो गया। अब ये तो हो गई भाई, आपकी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर हो गई। अब जैसे मैं वहां पे नौकरी पे लगाऊं तो क्या, तो मेरे को ज्वाइन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा ईएसआई में? जैसे मान लो अभी मैं एक स्कूल ज्वाइन करता हूँ, डीपीएस दुर्ग। अब डीपीएस दुर्ग में 10 से ज्यादा टीचर है कि नहीं, हाँ कि ना? Yes, sir. सर ये ऑलरेडी ईएसआई क्या है, रजिस्टर्ड है। सही बात है। हाँ, यस sir. अब मैं यहाँ पर नया एम्प्लॉय हूँ, तो मेरे को अपना नाम यहाँ पे ईएसआई में जुड़वाना पड़ेगा कि नहीं जुड़वाना पड़ेगा? हाँ, Yes. जुड़वाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, मेरे को एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, फॉर्म 1 नाम से, और उसके साथ अपनी फैमिली फोटो देनी है। क्या देनी है? फैमिली फैमिली फोटो। फोटो। ये मैं स्कूल में जमा करूंगा तो मेरा जो एम्प्लॉयर है, मतलब स्कूल, वो ईएसआई के ब्रांच ऑफिस में जाके इसको जमा कर देगा। बताइए कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं। अब 3 महीने के अंदर क्या होगा, मेरे को परमानेंट फोटो आईडी मिल जाएगी, ईएसआई का कार्ड मेरे नाम पे आ जाएगा। ईएसआई का कार्ड मेरे नाम पे आ जाएगा। ठीक है, 3 महीने का टाइम लगता है। कितने महीने का? 3 months। ठीक है, ऐसा एकदम बराबर कार्ड होगा, उस पे लिखा होगा ऊपर ईएसआई, और नीचे मेरा पूरा डिटेल होगा और एक यूनिक नंबर होगा। तो जैसे मैं कभी भी ईएसआई के हॉस्पिटल जाऊंगा या ईएसआई की किसी भी कॉर्पोरेशन में जाऊंगा, इस कार्ड को बस मेरे को दिखाना है। ठीक है, क्लियर है? यस। अच्छा, कल को मैं डीपीएस से नौकरी छोड़ के केपीएस चले जाता हूँ तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं ट्रांसफर हो ऑर्गेनाइजेशन जाएगा। करता हूँ, मेरा ये जो ईएसआई का रजिस्ट्रेशन है ये भी ट्रांसफर हो जाता है। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छे से। टफ लगा के टॉपिक? नहीं नो सर। चैप्टर में जैसे तुमने पैन पढ़ा, तुमको कितना समझ आया? सर आ गया है। पैन कितना समझ आया? वो भी हो गया है। जीएसटी कितना समझ आया? आ गया सर वो भी। शॉप और इस्टेब्लिशमेंट कितना पल्ले पड़ा? अच्छे से समझ आया? हाँ सर। एमएसएमई समझ आया? माइक्रो स्मॉल मीडियम? हाँ यस सर। सर। यस सर। ये सही समझ आया अभी जो पढ़े आप? हाँ दोनों का अलग Yes, अलग रजिस्ट्रेशन है, बॉस को अलग कराना है, यस सर। ऑर्गेनाइजेशन को, हमको अलग कराना है। अलग कराना है। ठीक है। वेज लिमिट क्या है? वो वर्कर जिनकी सैलरी कितने रुपए महीने तक है? 21,000। 21,000। ठीक है भाई, उनको ईएसआई में रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके ऊपर वाले एग्जेम्प्ट है, फिर उनको लगे तो करवाए, ना लगे तो मत करो। नहीं करवाए। महीना कमाता हूँ तो यार मेरे लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं 21,000 रुपए महीना कमाता हूँ, 19,000 रुपए महीना कमाता हूँ, तो मेरा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। सिमिलरली अगर वो एम्प्लॉय दिव्यांग है, मतलब डिसेबल है, तो अगर वो 25,000 रुपए महीने तक पा रहा है तो ये सही रजिस्ट्रेशन होता है। नॉर्मली जो फिजिकली कैपेबल है उनके लिए 21,000 है, 21,000 तक, और जो डिसेबल्ड है उनके लिए कितना है? 25। 25,000। कितना कंट्रीब्यूशन होगा? तो बेसिकली कंट्रीब्यूशन का हिसाब ऐसा है कि आपको अपनी सैलरी का 1.75% कंट्रीब्यूट करना है, और आपका जो एम्प्लॉयर है वो 4.75% कंट्रीब्यूट करेगा ईएसआई के लिए। ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में प्रीमियम जमा होगा आपके इंश्योरेंस का। तो कितना प्रीमियम जमा होगा? आपकी सैलरी का 4.75% जो है आपका बॉस करेगा, एम्प्लॉयर करेगा, और आपको कितना करना है? 1.75%। बोलो, ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आ गई सर। करूँ क्या भाई? तुम इंश्योरेंस ही तो करवा रहे हो, इंश्योरेंस का प्रीमियम लगता है ना, तो प्रीमियम का अमाउंट कितना कौन कंट्रीब्यूट करेगा? तो आपकी सैलरी जो भी बनती है उसका 4.75% एज अ प्रीमियम आपका एम्प्लॉयर भरेगा, और आपको कितना भरना है? 1.75%। कितना क्लियर है? समझ आ गया क्या? हाँ या ना बोलो। आपको समझ आया कि Sir, नहीं? आ आ गया? गया। तो यहाँ पे आपका ईएसआई खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? ESI। Yes, I. से इसको क्या करना, आप अभी तुरंत के तुरंत पढ़ डालना भी है। ठीक है, कर पाओगे? यस सर।
कल की क्लास में सुबह हम लोग पढ़ेंगे प्रोविडेंट फंड का रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं। फिर हम लोग कल ही की क्लास में शुरू कर देंगे दूसरे देशों से चंदा कैसे दिया जाता है, डोनेशन कैसे दिया जाता है। बहुत वैरायटी वाले टॉपिक्स है इसमें और बहुत अच्छा लगेगा अगर आप समझने लग गए इस चीज को। तो आपको अभी तक जो पढ़ा रहा हूँ समझ आ रहा है ना? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रोविडेंट फंड में कैसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं और दूसरे देशों से अपने को चंदा देना है तो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। ठीक है, ये कल करना है। तो ये करो आप, आपके लिए काफी है। ठीक है, यस सर। बाय बाय, मैरी क्रिसमस। मैरी बाय सर। क्रिसमस सर। बाय सर।